अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 1, 2 आर कंप्लीटेड। दोनों चैप्टर मुकम्मल हो गए और दोनों के बेटा लेक्चर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बेटा प्लेलिस्ट की फॉर्म में मौजूद है यूट्यूब चैनल पर, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये भी अनकरीब आपको अवेलेबल मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग नाम से बेटा जाहिर है कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या। चैप्टर 1 में हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं अपने मैटर्स, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बड़े लेवल पर देखा है कि मैटर क्या होता है, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसमें हमने सारा एटम के बारे में पढ़ा है कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर क्या चीज मौजूद होती है और एटम सर्वाइव कैसे करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग, यहां हम देखेंगे कि एक एटम दूसरे एटम से मिलता कैसे, जब वो मिलता है तो वो किसके जरिए मिलता है, वो बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड क्या चीज है, बॉन्ड की टाइप्स क्या होंगी, बॉन्ड एग्जिस्ट कैसे करते हैं और हर एक बॉन्ड दूसरे से कैसे मुख्तलिफ होता है, ये सारी चीजें बेटा इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। और इस चैप्टर का जो स्टार्ट है वो होता है एक लंबे सारे पैराग्राफ से और उसके ऊपर हेडिंग दी हुई है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। इस क्वेश्चन की रीजन जानने से पहले बेटा कुछ चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में। केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब होता है जुड़ना, और जब दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो एक चीज बेटा याद रखिएगा, वो स्टेबल हो जाते हैं। हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की थी और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो एटम हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, वो अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर गया, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट मतलब किसी के साथ रिएक्ट किए बगैर बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में मौजूद है, तो उसको हम मॉलिक्यूल कह देते हैं। एक्चुअली ये केमिकल बॉन्डिंग जो है इसको हम मॉलिक्यूल फॉर्मेशन का नाम दे दें तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमेशा कोई भी एटम जब दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है तो वो मॉलिक्यूल बना लेता है। वो कैसे बना लेता है, उससे पहले बेटा दो टर्म देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, कोई भी एटम स्टेबल कब होगा, ये बेटा एक यूनिवर्सल रूल है कि हर एक एटम या दुनिया की हर चीज स्टेबल होने के लिए कोशिश कर रही है, वो स्टेबिलिटी चाहती है अपनी लाइफ में। अगर एक एटम की बात करें तो एक एटम बेटा अकेला आजादाना हालत में फ्री स्टेट में स्टेबल नहीं होता, और वो स्टेबल नहीं होता इसका मतलब वो रिएक्टिव होता है। स्टेबिलिटी का मतलब अनरिएक्टिविटी होगा। अगर कोई चीज स्टेबल है इसका मतलब वो रिएक्ट नहीं कर सकती, अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो इसका मतलब वो रिएक्ट कर सकती। नीचे ही बिल्कुल लिखा हुआ रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी बिल्कुल उसका ऑपोजिट। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब अगर कोई चीज स्टेबल है तो वो रिएक्टिव नहीं होगी, अगर वो चीज कोई चीज रिएक्टिव है तो वो स्टेबल नहीं होगी। कौन सी चीज स्टेबल होगी, जिसकी रिएक्टिविटी नहीं होगी, जो किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। क्लियर हुआ बेटा। ये दोनों बुक में एक लाइन लिखी है, फर्स्ट लाइन कि एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर टू लोअर इट्स एनर्जी। अब वो एनर्जी क्या है, एनर्जी को ना वो एक्चुअली रिएक्टिविटी का नाम दे रहा है। एनर्जी यहां पर क्या यूज होगी, रिएक्टिविटी। अपनी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, अपनी अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए वो क्या कर रहा है, दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहां पर बेटा एग्जाम्पल कोट की जाती है कि सारे के सारे एटम्स बेटा अनस्टेबल होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। एटॉमिक फॉर्म बड़ी रिएक्टिव फॉर्म होती है, और उससे भी ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म आयनिक फॉर्म होती है जिसमें आयंस आ जाते हैं। खैर वो बात अलग है। रिएक्टिविटी की बात करें, एटम सारे के सारे रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बेटा रिएक्टिव नहीं होते। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, ये बेटा देख लेते हैं। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस हमारे पास सबसे पहले हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये बेटा हमारे पास नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस सारी की सारी बेटा स्टेबल होती हैं और वो अनरिएक्टिव होंगी। वजह क्या है,
इसकी वजह जानेंगे तो हमें ये भी रीजन मिल जाएगी कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एक एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। वजह किसकी जाननी है, इसकी। नोबल गैसेस बेटा स्टेबल होती, रिएक्ट नहीं करती। और मॉलिक्यूल्स में ना हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसी चीज, ये नहीं कि कोई एटम मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है अगर वो स्टेबल है। और अगर हीलियम स्टेबल है तो इसको भी बेटा मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये ना टाइप होती है एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक सिंगल एटम हो, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं उसको। ये क्या होता है बेटा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कौन से, सारी की सारी जो नोबल गैसेस हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, स्टेबिलिटी उनकी कम होती है, ज्यादा होती है जी। तो नोबल गैसेस, सबसे पहले ये स्टेबल क्यों होती है। स्टेबल होने के लिए बेटा इसकी नेचर जानना बहुत जरूरी है। हीलियम, हीलियम सबसे पहले, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने 2, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 2। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड शेल, और शेल में मौजूद है 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस, ये हीलियम का स्ट्रक्चर है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के साथ कंसर्न, ये इलेक्ट्रॉन बेटा 2 है। हमने ये कहा कि हीलियम एक स्टेबल है, स्टेबल है किस वजह से, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा अगर किसी एटम में 2 से कम या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इनस्टेबल होगा या फिर रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट अगर बात करें नियॉन, नियॉन का जो बेटा एटॉमिक नंबर है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। और इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 और 8 10 होते हैं, इसका मतलब दूसरे शेल में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हीलियम भी स्टेबल है, नियॉन भी स्टेबल है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी स्टेबल होती हैं। स्टेबिलिटी की वजह एक ही है, वो क्या, कंप्लीट वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में कितने थे, के में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, और 2 कंप्लीट शेल, इसके अंदर दूसरे के अंदर 8 होते थे, कंप्लीट शेल। फिर ये एक थ्योरी बेटा डिजाइन होगी, एक रूल बन गया, एक प्रिंसिपल बन गया कि अगर किसी भी शेल में या किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो स्टेबल होगा। अगर किसी भी एलिमेंट या एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो स्टेबल होगा। इसको बेटा रूल्स की फॉर्म में ढाल दिया गया, और वो कौन से रूल थे, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। दोबारा फिर मैं थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूं बेटा। हुआ कुछ यूं है कि नोबल गैसेस हमें मिले, नोबल गैसेस डिस्कवर हो गए। नोबल गैसेस डिस्कवर होने के बाद पता ये चला ये तो स्टेबल है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करती किसी के साथ। अरे भाई ये क्यों नहीं रिएक्ट करती किसी के साथ, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और किसी भी एटम के अगर 2 या 8 हुए तो वो भी स्टेबल होगा। बाकी एटम्स के साथ कंपेयर किया गया तो पता चला कि किसी के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए जितने भी एटम्स हैं वो क्या करेंगे, वो इतने इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये एटम्स डू रिएक्ट फॉर्म केमिकल बॉन्ड। खैर, डुप्लेट रूल, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा, इसको डुप्लेट रूल बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल है हीलियम, हीलियम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे और वो स्टेबल था। दूसरी अगर बात करें ऑक्टेट रूल, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, वैलेंस मतलब बैरूनी शेल, जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक स्टेबल एटम होगा। क्लियर हुई बेटा बात। ये दोनों डेफिनेशन याद करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए।
अब इस आंसर पर आते हैं, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू, ये मैं बेटा रीजन लिख रहा हूं, टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन कर ली। और स्टेबिलिटी कैसे आई है? स्टेबिलिटी आई है वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने से, रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, एनर्जी को कम करने के लिए। तो ये बेटा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हर एक एटम बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड कैसे बनाता है? रिएक्ट करके किसी ऐसे एटम के साथ कि उसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। ज्यादा बेहतर बेटा ये समझा जाता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला यानी ऑक्टेट रूल ज्यादा बेहतर है। डुप्लेट रूल जस्ट हीलियम को फॉलो करता है, तो इसलिए ये सिर्फ हीलियम पर ही मौजूद होगा। बाकी जितने भी एटम्स हैं वो क्या करेंगे? वो बाय गेनिंग और लूजिंग, ये बेटा बात याद रखिएगा। किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, मैं कहता हूं कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल है। अगर 8 से ज्यादा है, 9 है, तो इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 8 बचाएगा, और 8 की वजह से उस पर क्या होगा? वो स्टेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल शेयर कर लेते हैं। एग्जाम्पल बेटा लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये बेटा बॉन्ड बनता है इनके दरमियान, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान। अब वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं आपस में, ये रीजन जानते हैं। सोडियम अगर देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा 11। 11 में इसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले शेल में जो के शेल होगा, के शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एल शेल के अंदर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और एम शेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसका स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं, 2, 8 और 1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर मौजूद होते हैं। सोडियम 11 एटॉमिक नंबर, ये इसकी। अब इस पे ये पहला शेल है बेटा, ये दूसरा शेल, और ये तीसरा शेल। तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। तो क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन को 8 में कन्वर्ट करने के लिए 7 गेन करेगा? नहीं, ये मुश्किल है। ये 7 गेन करने की बजाय क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है, और लूज करने के साथ ये शेल भी खत्म हो जाता है, और पीछे कौन सा वैलेंस शेल? ये वैलेंस शेल बचता है, जिसकी वजह से इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और ये स्टेबल हो जाता है रिएक्ट करने के बाद। अब ये लूज कब करेगा? अगर कोई गेन करने वाला एलिमेंट भी होगा, वो है जी क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, और एम शेल में 7। इसका ना एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का। अब इसमें देखें तो के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 7। क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसमें क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 8, और इधर दोबारा अगर शेल बनाए एम शेल, और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है, तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये सोडियम और क्लोरीन आपस में फैसला क्या करते हैं कि ये मेरा 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या कहता है? ये मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तू ले ले, और मेरे वैलेंस शेल में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्लोरीन कहता है कि मेरे पास एक की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूं, और मेरे वैलेंस शेल में भी कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाने की वजह से स्टेबल हो जाते हैं। ये बेटा इसके पीछे सारी गेम होती है, और ये चक्कर होता है। अब एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी गेन कैसे करते हैं? जब वो एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेगा, इन केस अगर वो पहले स्टेबल नहीं है। अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो रिएक्ट क्यों करेंगे? जैसे कि नोबल गैसेस। बाकी ये कि कुल मिला के बात इंट्रोडक्शन की ये है कि कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए किसी भी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है, चाहे उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़े, चाहे उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े, चाहे उसको इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़े, चाहे उसको इलेक्ट्रॉन पेयर लूज या गेन करना पड़े। ये बेटा तीनों डिफरेंट चीजें, ये हम आगे देखेंगे। आगे जो नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। आज के लेक्चर में सिर्फ यही पढ़ा है कि एक एटम रिएक्ट करता है तो वो क्यों करता है, और रिएक्ट करने के बाद स्टेबिलिटी आती कैसे,
क्यों आती है? जब वो रिएक्ट करने के बाद अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है और वो स्टेबल हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाता है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। जी स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर दिया था, एटम बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, एटम ऑक्टेट और डुप्लेट किस तरह कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमने केमिकल बॉन्ड की तरफ आना था। केमिकल बॉन्ड की सबसे पहले डेफिनेशन, अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक केमिकल बॉन्ड बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है दो एटम या दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान, जो एटम्स को इकट्ठा रखती है, बिटवीन एटम, जो एटम के दरमियान होती है, विच होल्ड्स देम टुगेदर, जो उनको इकट्ठा रखती है, एंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब वो इकट्ठे रहते हैं तब वो स्टेबल हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? दैट्स द मॉलिक्यूल। ये बॉन्ड बन जाता है। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल दे दूं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन एक एटम स्टेबल नहीं होता, लेकिन जब वो दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है H2 की फॉर्म में। ये मॉलिक्यूल H2 की फॉर्म में बन जाता है। खैर, इसको बेटा एक्सप्लेन करते हैं कि केमिकल बॉन्ड की टाइप्स कितनी है और उसकी कंडीशंस क्या क्या। सबसे पहली टाइप आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। ये चारों एग्जांपल्स हमने बेटा एक्सप्लेन करनी है, वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, और हर एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। अब ये कंडीशंस इसकी क्या होती हैं? तो कंडीशंस इसमें ना एक्सप्लेन की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, किस तरह बॉन्ड बनता है? सबसे पहली पॉसिबिलिटी बेटा होती है बाय गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन। गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज गेनिंग एंड लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करना और लूज करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लूज करके बॉन्ड बनाया जाता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, और ये म्यूचुअली शेयर होता है, दोनों साइडों से दोनों एटम शेयर करते हैं, इस तरह बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर करने से भी बॉन्ड बन सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज बेटा, ये तीनों बॉन्ड की तरफ इशारा करती हैं। आयनिक बॉन्ड में गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और ये मेटेलिक बॉन्ड में अलग से मेटेलिक बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है, और मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बॉन्ड बनता है। बाकी ये तीन पॉसिबिलिटी है बॉन्ड बनने की, बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो ये बेटा आपने याद रखनी है। यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन और केमिकल बॉन्ड और उसकी टाइप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम हर टाइप को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, दुआओं में याद रखिए।